तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम हिस्ट्री में जो हमने पीछे अभी मगध साम्राज्य पढ़ा था उसी में आगे हम आज पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, और पीछे की क्लास में हमने जो जो आपके वंश आए थे, हर्यक वंश वगैरह जो भी थे वो सब हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, और अब हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। देखो, मौर्य साम्राज्य से आपके पेपर में थोक के बम में सवाल आते हैं। ठीक है, ये लगा लो कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पेपर में मौर्य साम्राज्य से सवाल ना आए। और आज मैं इसको आपको इतना डीप करा दूंगा कि यहां से बाहर आपके पेपर में जो है कुछ आएगा ही नहीं। आएगा तो इसी क्लास से आएगा, और अगर इससे बाहर आ जाए तो कमेंट करके बोल देना सर आपकी क्लास पढ़ के गए थे और यहां से बाहर हमें क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल गया है। ठीक है, चलो तो बिल्कुल हम इनको स्टोरी की तरह और बिल्कुल डीप में जो है इन चीजों को करते हुए चलेंगे। क्लियर? चलो तो देखो, ये जो मौर्य साम्राज्य है ना, ये मतलब कैसे अस्तित्व में आया, कैसे इसकी जो चीजें हैं मतलब वो बाहर निकल के आई, हमें इसके बारे में कहां से पता चला, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। साथ के साथ सबसे पहले आपको बता दूं, इससे पहले जो हमने एक आपने पढ़ा होगा मगध में धनानंद। ठीक है, धनानंद जो राजा था उसके बारे में हमने पढ़ा था ना। ठीक है, तो जो धनानंद राजा था ना उस टाइम पे भाई उसने एक जो मतलब ब्राह्मण था, ठीक है, विष्णुगुप्त या चाणक्य जिसको आप जानते हैं, उसका उसने अपमान कर दिया था। ठीक है, मतलब वो एक तरह से उसके पास गए थे कि भाई राज्य में मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो उसी को लेकर के वो उसके पास चले गए थे। अब वो जो राजा था ना एक तरह से बहुत ज्यादा क्या था, मतलब घमंडी टाइप का था, या अपने अपने ऐशो आराम में ही रहता था बस। ठीक है, और उसने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, ऊपर से उसकी बेइज्जती और कर दी। भरे दरबार में जो चाणक्य है, विष्णुगुप्त जो हैं, उनकी बेइज्जती कर देता, भाई तुझे ज्यादा पता है, तू हमें बताएगा, ऐसे करके मतलब पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसको। ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा बेइज्जती जो है वो वहां पे महसूस हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो जो चाणक्य है, ठीक है, वो अपनी जो सिर की जो बाल है ना उनको खोल लेता है, जटाओं को खोल लेता है, और वहीं पे प्रण ले लेता है कि जब तक मैं तुझको यहां से हटा के मगध की गद्दी पे किसी अच्छे सशक्त मतलब बढ़िया राजा को नहीं बैठा दूंगा, तब तक ये जो बाल है मेरे केश है दोबारा नहीं बांधूंगा मैं। ठीक है, और अगर आपको याद हो ऐसा ही सीन जो है महाभारत में भी हुआ था। जो आपकी पांचाली थी, ठीक है, द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी को जानते हो ना, पांचाली, उसने भी ऐसे ही जो केस है वो खोल लिए थे, और उसने बोला था कि जब तक मैं दुशासन की जो आपका दुर्योधन का भाई था ना वो दुशासन, उसने बोला था कि जब तक दुशासन की लहू से अपने बालों को नहीं धोलूंगी तब तक इनको बांधूंगी नहीं। ऐसे उसने किया था महाभारत में। ठीक है, और ऐसे ही भैया जो आपके चाणक्य हैं ये कर लेते हैं। तो उसके बाद ही भैया एक तरह से खोज में निकल जाते हैं कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा कोई शासक मिल जाए, कोई ना कोई इनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इनके जो खुद के भी कुछ ना कुछ वो होंगे नियम रूल, ठीक है, उन पर खरा उतर जाए और उसी को राजा बनाने के जो है एक तरह से ट्रेनिंग देंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि इनके हाथ में था सब कुछ, ट्रेनिंग देते फिर उसके बाद ये क्या करते, उसको ट्रेनिंग देने के बाद कोई योजना बनाते, फिर उसको उस गद्दी पर से गिरवाते, उतरवाते, पिटवाते, मरवाते, कुछ भी करवाते। ठीक है, उसके बाद फिर जो है उस व्यक्ति को वहां पे लगवाते। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे रास्ते से निकल के जा रहे होते हैं। ठीक है, अब रास्ते से जब निकल के जा रहे थे ना तो वहां पे राजाओं के जो लोग थे, मतलब लोग क्या बोलो, राजाओं के पुत्र बोल सकते हो। ठीक है, राजा भी राजाओं के अब जो बड़े बड़े लोग थे उनके जो पुत्र थे वो वहां पे जो है अपने पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, अब ये वहीं से निकल के जाते हैं चाणक्य एक बार। अब चाणक्य निकल के जाते हैं, वो वहां पे पढ़ाई कर रहे थे, वहीं पे एक लड़का था। अब देखो कुछ लोग बोलते हैं मोर चरा रहा है, कुछ बोल रहे हैं बकरी चला रहा है। ठीक है, अब कोई होता था तो है नहीं उस पे वहां पे एक्चुअल टाइम पे, तो अब कुछ भी लगा लो, बकरी चला लो, मोर चरा लो, कुछ भी चरा लो। ठीक है, तो वहां पे भैया क्या होता है, वो आपस में ऐसी बातचीत करते रहते हैं। अब देखो जो उनका गुरु था, ठीक है, वो उनको कोई काम बताता है कि भाई तुम्हें ये करना है, वहां पे जाके मतलब कोई पहाड़ पे कोई दूर चीज थी उसको लेके आना है, या फिर उन्होंने कोई टास्क दिया था करने के लिए। ठीक है, अब ये जो था, ये जो चंद्रगुप्त था ये भी वहीं पे था। अब ये राजा वाजा नहीं था उस टाइम पे, ये बिल्कुल नॉर्मल एक गरीब व्यक्ति था, नॉर्मल। ठीक है, तो भैया क्या होता है, इसके मन में भी ये वहां पे होता है, तो इसके मन में भी इच्छा होती है कि मैं भी इसमें भाग लूंगा। ठीक है, तो वो मना कर देता, नहीं भाई यहाँ पे तो सिर्फ राजाओं के जो पुत्र है वो ही इसमें भाग लेंगे, तुम इसमें भाग नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन चाणक्य वहीं पे होते हैं, वो देखते हैं, और उस टाइम पे बहुत बड़े जो है ओहदे पर थे चाणक्य एक तरह से। ठीक है, तो भैया चाणक्य के कहने पे वो जो उनका गुरु था वो इसको भी भाग लेने देता है चंद्रगुप्त को। और वो देखते हैं कि चंद्रगुप्त जो है ना वो बाकी के जो राजाओं के बच्चे थे उनसे भी दिमाग में भी तेज, ठीक है, काम करने में भी तेज, और एक तरह से इसके अंदर आलस भी नहीं, और बिल्कुल जो उसने टास्क दिया था ना, उनके जो टीचर थे उन्होंने जो टास्क दिया था उसको उन सभी से तेज फुर्ती से और दिमाग के साथ इसने किया।
तो इस बात को देख करके जो चाणक्य है वो थोड़ा इससे प्रभावित हो जाते हैं और भैया फिर इनके घर जाते हैं, इनके घर से इनकी मम्मी माता जो भी है उनसे लेके इनको अपने पास ले आते हैं, ठीक है, अपने वाले आश्रम में, और वहां पे इनको ट्रेंड करते हैं। उसके बाद जो है ये फिर इनको जो आपकी जो मगध की गद्दी है वहां पे बैठा देते हैं, ठीक है। चलो, तो इस तरह से जो चंद्रगुप्त हैं भाई इनकी पूरी की पूरी लाइफ चली है, ठीक है, गद्दी तक बैठने की। अब इससे आगे देखो, इसके आगे हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त, ये जो मौर्य साम्राज्य है आपका, ठीक है, ये भारत में देखो इस तरह से फैला हुआ है। ये जो ब्लू कलर का है ना, देखो पूरा का पूरा जो भारत है ना, देखो पूरा का पूरा भारत ही इसने कवर कर लिया, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान तक का एरिया पूरा का पूरा, ठीक है। इतने बड़े इलाके पे इस साम्राज्य ने राज किया है। तो सोचा कितना पावरफुल साम्राज्य रहा होगा, है ना। भारत का कोई ही हिस्सा इसने छोड़ा होगा, सब कुछ कवर कर लिया बिल्कुल, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। जैसे आज केंद्र सरकार है ना, सब कुछ वे कवर करके बैठी है ना, ऐसे ही ये है। क्लियर। चलो, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आपके चंद्रगुप्त हो जाएंगे, क्योंकि यही है जो वहां पे जाके बैठ जाते हैं गद्दी पे, ठीक है, जो चाणक्य है उसकी सहायता से। क्लियर। चलिए, अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। क्लियर भाई, आ जाओ। अब देखो, ये जो चंद्रगुप्त है ना, इनका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व का मतलब है जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह से टाइम को हमने माना है भी, ईसा मसीह से टाइम को माना है हमने 0। अब ईसा मसीह के बाद जो आएगा उसको बोल रहे हैं ईसवी। क्या बोल रहे हैं? ईसवी, ठीक है, यानी कि 0 से, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसको बोल रहे हैं ईसा पूर्व, यानी कि ईसा से पहले का समय। क्लियर। तो यहाँ पे माइनस में चलता रहता है और इधर प्लस में चलता रहता है, ठीक है। क्लियर। चलो, तो 345 ईसा पूर्व, इसका मतलब है ईसा मसीह के भी आने से 345 वर्ष पहले, ठीक है। चलो, ये राजा कब बना था? 322 में। अब देखो, अगर इधर देखेंगे तो पहले 322 आएगा, फिर 345 आएगा, ऐसे ही चलेगा ना, पॉजिटिव में चलेंगे। लेकिन नेगेटिव में पहले 322 आएगा, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे कर करके 345 आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे जो 0 है उसकी तरफ चलते हैं। क्लियर। चलो, तो 322 ईसा पूर्व ये क्या बनता है? राजा बनता है, ठीक है। और मृत्यु भी देख लो, मृत्यु हो जाती है 298 में, ठीक है। 298 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आजकल ये जो आपको प्रतिमा दिख रही है, ऐसी प्रतिमा नॉर्मल आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अब क्या होता है, ये जो चंद्रगुप्त है इसके बारे में देखो मैंने वन लाइनर में लिख रखा है, वो चीज आपको याद रखनी है, और बाकी आगे की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यूनानी जो लोग थे वो चंद्रगुप्त को क्या बोल रहे थे? सेंड्रोकोटस के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसने धर्म कौन सा था इसका? इसका जन्म था जैन धर्म। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो कौन से धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। मृत्यु इनकी हुई कब थी? 298 में। लेकिन हुई कहां थी? सिरवन बेलगोला में। पेपर में डायरेक्ट आता है इसकी मृत्यु क्या हुई थी, या तो आपको सिरवन बेलगोला मिलेगा या कर्नाटक मिलेगा, इन दोनों में से एक मिलेगा देखने को, ठीक है। तो कर्नाटक में एक जो उपवास था, बताते हैं कि उपवास कर रहे थे, उसके दौरान इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के बारे में ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखो, सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में ये हरा देते हैं। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन है भाई? अभी आपको बताऊंगा, पहले थोड़ी सी और आगे देख लो, ठीक है। जैन धर्म की जो शिक्षा है ये भी ले लेते हैं, ठीक है। किससे लेते हैं? गुरु भद्रभाव से। तो पेपर में आता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की जो शिक्षा है वो कहां से ली है? गुरु भद्रभाव से ली है। क्लियर। चलो, ये जो मेगास्थनीज है, ये मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये कौन सा सेल्यूकस निकेटर है? ये वाला सेल्यूकस निकेटर। ये जो सेल्यूकस निकेटर है, इसलिए तुम्हें ये है कौन? ये सेल्यूकस निकेटर है आपका जो सिकंदर था ना, महान सिकंदर के नाम से जिसको जानते हैं। तो मैंने आपको पीछे की जो क्लास थी मगध वाली, उसमें मैंने आपको बताया था सेल्यूकस निकेटर के बारे में, ठीक है, उसके सिकंदर के बारे में। और उसके साथ ये जो सेल्यूकस निकेटर उसका सेनापति था, आया था। तो भाई सिकंदर तो चला गया वापस, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल्यूकस निकेटर है ना, यही उसका एक तरह से उत्तराधिकारी बनता है, ठीक है। और भाई उसके राज्य को संभालता है, और बाद में क्या करता है ये, मतलब वापिस जो उसने राज्य जीते थे ना उस पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश करता है। वो कहानी अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो मेगास्थनीज है ये कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका लिखी है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया, कहीं पर इसको हेलेना भी कह देते हैं, ठीक है, की शादी किससे की थी? चंद्रगुप्त से की थी। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूं ये सेल्यूकस निकेटर आखिर में है कौन, ठीक है। चलो, तो जो सेल्यूकस निकेटर है वो किसका सेनापति था? ये था सिकंदर का। देखो, सिकंदर आया था, ठीक है, भारत पे। उसने राजा पोरस से लड़ाई की। पोरस से लड़ाई करने के बाद वो आगे तो बढ़ा नहीं, उसको पता है आगे जो है मगध साम्राज्य बैठा है। और मगध साम्राज्य उस टाइम पे मतलब इतने चरम सीमा पे था, इतने चरम सीमा पे था, आप ये लगा लो, जो ये था ना ये सिकंदर था, इसके पास थी
देखो जब ये पोरस से लड़ा था उस टाइम पे इसके पास 35 से 40 हजार के आसपास की सेना थी, ठीक है। अब इसकी सेना में पैदल यात्री, घोड़े वोड़े जो भी था वो थे, ठीक है। जब ये पोरस से लड़ा तो इसकी सेना में बहुत ज्यादा कमी हो गई, तो ये बिल्कुल 20,000 के आसपास इसकी जो सेना है वो रह जाती है, क्लियर। और 20,000 से कम भी आप लगा सकते हैं। अब भैया इसकी सेना को पता है हम 20,000 है, लेकिन आगे जो बैठा है ना वो इनके एक तरह से बोलते हैं बाप लगा लो आप, ठीक है। जो मगध साम्राज्य था ना, मगध साम्राज्य, ठीक है, मगध जो साम्राज्य था उस टाइम पे उसकी जो सेना थी वो 2 लाख थी। कितनी? 2 लाख। अब 2 लाख के सामने ये 20,000 कहां टिकेंगे, आपको सोचो। 2 लाख ये थी सेना, ठीक है, पैदल सेना। उसके बाद बताते हैं 6 से 8 हजार हाथियों की सेना थी। भाई एक हाथी क्या 10 हाथियों को खड़ा करो कितनी जगह घिरेगी। अब फिर उसके पास से 6 से 8 हजार हाथी। सोचो अगर 6 से 8 हजार हाथियों को वैसे ही मैदान में भगा दें तो ये 20,000 तो वैसे ही मर जाएंगे, है ना, बिना अस्त्र शस्त्र के भगा दें। और एक बात और बताऊं, इसकी जो सेना थी ना, इसको हाथियों के बारे में पता ही नहीं था कि हाथियों से भी लड़ाई होती है। ये हाथियों से लड़ाई सिर्फ इंडिया में देखी इन्होंने पहली बार, जब ये पोरस से लड़े थे ना, राजा पोरस से, ठीक है, वहीं पे पहली बार इन्होंने देखी भैया ये हाथियों से भी लड़ाई होती है, ठीक है। और वहीं पे इनकी जो है मनोबल टूट गया। भाई इतनी बड़ी सेना है, 2 लाख आदमी पैदल हैं, घोड़े भी होंगे साथ में, हाथी हैं 7-8 हजार, अब उनसे कौन लड़ेगा। तो भैया इनको पता था आगे गए तो महान महान सब खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। मतलब कि जो अब तक युद्धों को जीतते आ रहे ना पीछे से, यहीं पे भारत में आके जो है भैया वो खत्म हो जाएगा और फिर महान खत्म हो जाएगा एक तरह से, सिकंदर महान जो है, ठीक है। फिर भैया ये चले जाते हैं वापस अपने घर, और अपने घर जाने के बाद इसकी सेना भी मतलब खत्म हो जाता है। ये भी कहते हैं भाई हमें जाना है घर। ये कब का लेके निकला है, इनके भी तो बालक बच्चे हैं, इनकी सेना में जो है, सिकंदर की सेना में भी तो होंगे बालक बच्चे, है ना। जो ये व्यक्ति हैं सिकंदर की सेना में, इनके भी बालक बच्चे होंगे, ठीक है। तो ये भी अपने घर जाना चाहते थे, बहुत समय से युद्धों में चल रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब क्या होता है, इसके साथ इसका जो सेनापति है सेल्यूकस निकेटर, ये भी होता है भाई, ये वापस चला जाता है इसके साथ। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो सेल्यूकस निकेटर है ना, अब भाई ये जो ये सिकंदर इसकी हो जाती है मृत्यु। अब मृत्यु होने के बाद सेल्यूकस निकेटर इसका उत्तराधिकारी बनता है एक तरह से, ये वहां पे गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है, फारस की गद्दी पे। अब क्या होता है कि ये जो है ना सिकंदर ने जो राज्य जीते थे, ये उनकी तरफ दोबारा उनपे कब्जा चाहता है सेल्यूकस निकेटर। उसी कब्जे के दौरान, ठीक है, अब भैया ये कब्जा चाहता है, लेकिन इधर बैठ गया है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गए हैं अब मगध की गद्दी पे, क्लियर। अब जब ये मगध की गद्दी पे बैठ गए हैं और इनके प्रधानमंत्री कौन है, चाणक्य, ठीक है। अब चाणक्य को पता है कि वो सेल्यूकस निकेटर को कैसे हराना है, तो उसके बाद इनके बीच में ना इनकी जो सेना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर जो है वो भारत के जो जीते हुए हिस्से थे उस पर वापस अधिकार पाना चाहता था। तो 305 ईसा पूर्व में क्या होता है, सिंधु नदी के किनारे पे सेल्यूकस निकेटर और मगध साम्राज्य यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। अब इतनी बड़ी सेना है, कौन टिक रहा है उसके सामने। और ये लगा लो उस टाइम पे भारत जो है ना एक तरह से सशक्त देश था, पूरा मतलब एक तरह से सोने की चिड़िया आप बोल सकते हैं। पूरी धरती पे भारत के जैसा कोई भी देश इतना अमीर और मतलब इतने बड़े वैभव के साथ कोई नहीं था, ठीक है। चंद्रगुप्त जो है इस युद्ध को जीत जाते हैं, भाई जीतेंगे ही, ठीक है। और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया, हरा दिया। उसके बाद इनके बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है, ठीक है। और संधि के बाद जो सेल्यूकस निकेटर है ना, इसे कुछ राज्य मतलब जो कुछ देश थे, राज्य थे, बलूचिस्तान वगैरह, वो सब इसको दे देता है, ठीक है, संधि हो जाती है। और उसके बाद अब इसको पता है कि ये बहुत खतरनाक मतलब एक तरह का राजा है, ठीक है, खतरनाक मतलब सशक्त बन गया है। तो उसको लगा कि भाई मुझे शांति कायम करनी चाहिए इस इलाके में, कभी दोबारा मेरी खोपड़ी ना फोड़ दे, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को ऐसा लगा। तो ये क्या करता है, शांति संबंध बनाने के लिए इसकी जो बेटी है हेलना या कार्निलिया, जिसको मैंने अभी आपको बताया था, कहां गया भाई वो, देखो ये जो कार्निलिया मैंने बताया था, ये हेलना और कार्निलिया एक ही है, ये दोनों एक ही लड़की के नाम है ये, ठीक है, ये दोनों एक ही लड़की के नाम है, ध्यान रखना पेपर में दोनों में से कोई भी है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो भैया अपनी लड़की से क्या कर देता है, इसकी शादी कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य की, क्लियर। तो इस तरह से भैया अब ये उसका दामाद बन गया, अब क्यों उस पर अटैक करेगा, क्यों उससे कुछ बोलेगा। तो इधर चंद्रगुप्त भी सुरक्षित हो गया और उधर वो सेल्यूकस निकेटर भी इसका सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। और ये जो सेल्यूकस निकेटर है ना, इसी का ये जो है ना मेगास्थनीज जो था, इसी का राजदूत था। और फिर ये भैया चंद्रगुप्त के दरबार में ही रहने लगा जाके, ठीक है। ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं वाले क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर। तो चंद्रगुप्त के बारे में आपको इतनी ही बातें जो है वो याद रखनी है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अब बात आती है इसके बेटे की, बिंदुसार की। अब इसके बाद क्या होता है, इसका एक बेटा होता है बिंदुसार, ठीक है। अब इसका नाम बिंदुसार कैसे पड़ा पता नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई
इसके शरीर पे ना बिंदी बिंदी थी बहुत ज्यादा जब ये पैदा हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, इसलिए बिंदी की वजह से इसको बिंदुसार इसका नाम रख दिया, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। तो इसका बेटा था बिंदुसार, ठीक है, और उसके बाद यही इसका उत्तराधिकारी बनता है, ठीक है, यही इसकी गद्दी पे बैठता है और ये चंद्रगुप्त से भी ज्यादा अपने राज्य का विस्तार कर देता है, ठीक है। चलो तो भैया इसका जो दूसरा नाम था वो था अमित्रघात, यानी कि शत्रु विनाशक। पेपर में डायरेक्ट आता है अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन मिलेंगे बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे कुछ करके ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। धर्म कौन सा था, पहले आजीवक संप्रदाय का जो है ये अनुयायी थे और बाद में किसके बन गए, जैन धर्म के बन जाते हैं, ठीक है। जैन ग्रंथों में इनको सिन्नसेन के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, सिन्नसेन के नाम से, ठीक है। और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, क्या कहा गया है, भद्रसार, ठीक है। तो भैया जैन ग्रंथों में सिंहसेन और जो आपके वायु पुराण है उसमें क्या कहा गया है, भद्रसार के नाम से इसको जाना गया है, क्लियर। चलो आगे आओ, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। उसके पुत्र अशोक, अब इसका जो पुत्र होता है, बिंदुसार का जो पुत्र होता है अशोक, अब ये बोलते हैं कि भैया जो अशोक है ना, बोलते हैं अशोक ने अपने भाई थे 100, 101 जो भी थे 99, उनकी हत्या करके जब यह गद्दी पे बैठा था, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो जो अशोक था उसका पुत्र, अनुश्रुति जो है क्या है, एक तरह से उस टाइम की लोक कथाएं होती हैं या जो कथाएं वगैरह होती है ना, कहानी वगैरह होती है, कहानी किससे, उस टाइप की जो थी, ठीक है। तो अनुश्रुति के अनुसार अपने भाइयों की हत्या करके क्या करता है, सिंहासन प्राप्त कर लेता है। बिंदुसार के बारे में आपको बस यही जानकारी जो है याद रखनी है, इसके बाद कुछ याद नहीं रखना। अब आ जाते हैं बिंदुसार के जो बाद जो उसके राज्य पे राजा बनता है वो कौन होता है, अशोक होता है, ठीक है। अशोक, महान अशोक के नाम से इनको जानते हैं। अच्छा, ये जो अशोक हैं, ठीक है, इनका जो है कार्यकाल होता है इतना 269 से 232 तक, क्लियर। चलो तो भैया ये जो जन्म कब लेते हैं, 304 ईसा पूर्व में जन्म लेते हैं, राजा बनते हैं 269 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था, शुभदांगी था, क्लियर। और इनका दूसरा नाम था अशोकवर्धन, क्या था, अशोकवर्धन। कहां पे मिला है अशोकवर्धन नाम इनका, पुराणों में मिला है, कहां पे मिला है, पुराणों में, ठीक है। राजगृह पर बैठने से पहले, यानी कि एक तरह से लगा लो ये जो राजा बने हैं ना, अब राजगृह राजधानी थी, जहां पे अब ये राजा बने हैं, ठीक है, मगध साम्राज्य में जो ये राजा बने हैं, यहाँ पे राजा बनने से पहले ये क्या थे, उज्जैन का राज्यपाल था, क्या था, राज्यपाल। तो क्या करते थे उस टाइम पे, जो मैं बताऊं आपको क्या होता है, जैसे एक राजा है, अब उस राजा के एक संतान तो होती नहीं थी, बहुत सारे जो है बच्चे पैदा करते थे वो लोग, ठीक है। अब पता नहीं कितने करते हैं, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो भाई उन्होंने जो बच्चे पैदा करते थे तो क्या करते थे उस टाइम पे, अब राज्य तो बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़े राज्य पर अधिकार कर रखा है, ठीक है, बहुत सारी जगह है, तो किसी को अब ऐसा तो है नहीं सबको राजा बना देंगे, सबको राजा नहीं बनाते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जो मतलब उनमें इनको या तो सशक्त हो पूरी तरह से या बड़ा बेटा हो उसको बना देते थे एक तरह से राजा, और बाकी के जो थे वो युवराज जिनको बोलते एक तरह से, तो उनको क्या वो करते थे ये लोग, जैसे कोई छोटा मोटा राज्य है उसका राज्यपाल बना दिया, कहीं पे किसी का प्रधानमंत्री बना दिया, कहीं पे कुछ बना दिया, ऐसे करके के बना देते थे, ठीक है। तो उससे पहले ये क्या था, उज्जैन का क्या था, राज्यपाल था, ठीक है। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर जो है आक्रमण होता है, जिसको आप कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व जो है आपका होता है, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद ये क्या करते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं एक तरह से, क्योंकि भाई वहां पे बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाता है, तो उसको देख करके भैया इनका दिल पसीज जाता है, बिल्कुल ये बिल्कुल शस्त्र पस्त्र से क्या कर देता है, इसका जो है अपने हाथों को अलग कर लेता है। और दीक्षा किससे लेते हैं, उपगुप्त भिक्षु हैं उस टाइम के, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं उपगुप्त, उनसे लेते हैं। इनका जो पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, इनको कहां पे भेजते हैं, श्रीलंका भेजते हैं, किसके लिए, कि भाई जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो, ठीक है। भाई खुद बौद्ध धर्म में आ गए, अपने बच्चों को भेज दिया कि तुम भी श्रीलंका जाके क्या करो, बौद्ध धर्म का प्रचार करने लग जाओ, क्लियर। चलो तो आपको यही याद रखने, इससे बाहर कुछ याद नहीं रखना है। इसका जो अंतिम राजा होता है मौर्य वंश का, वो होता है आपका बृहदर्थ। कौन होता है, बृहदर्थ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, 185 ईसा पूर्व में ये पुष्यमित्र शुंग जो होता है, ये बृहदर्थ की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। एक तरह से बृहदर्थ का सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और भाई बृहदर्थ जो है इतना नहीं होगा सशक्त, तो इसने इसकी क्या कर दी, हत्या, और उसके बाद ये खुद उस राज्य पे कब्जा कर लेता है और अपना शुंग वंश की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। क्या कर देता है, शुंग वंश की अपनी स्थापना कर देता है, ठीक है। और इसके बाद देखो जो इतिहास है ना, मतलब उसमें इतने अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े राजा नहीं आए हैं, ठीक है। इसलिए इसके बाद जो है आप डायरेक्ट किसको पढ़ोगे, फिर अब गुप्त साम्राज्य को पढ़ोगे, ठीक है। ये जो है मौर्य साम्राज्य है, एक गुप्त साम्राज्य अलग है।
इसको हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। क्लियर। तो जो गुप्त साम्राज्य है उसके बारे में फिर हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा देखो, ये नहीं है कि क्लास यहीं पे खत्म हो गई, ये तो सिर्फ यहां से तो सिर्फ एक आध क्वेश्चन ही आएगा। अब उसके भी आने के चांस है 40% के आसपास, जहां तक मैंने अब पढ़ाया है। अब इससे आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वही एग्जाम ओरिएंटेड है, 60% चांस है क्वेश्चन वहीं से आए। ठीक है, अब एग्जाम ओरिएंटेड चीज असलियत में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले अशोक जो है उस टाइम पे इसके कुछ अभिलेख थे, शिलालेख जिनको, ठीक है, शिलालेख अभिलेख जो आप बोलते हैं, तो ये जो आपके देखने को मिलते हैं, इन्होंने बहुत सारे जो है शिलालेख अभिलेख एक तरह से बनाए थे। क्लियर। तो जो 14 प्रमुख शिलालेख हैं इनके, और स्तंभों की संख्या कितनी है? 7 है। ये आपको याद रखने हैं। जो शिलालेख हैं अशोक के वो कितने हैं? 14 है, और स्तंभ कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, सबसे लंबा जो अभिलेख है वो कौन सा है? 13वां जो आपका अभिलेख है, ठीक है, वो सबसे लंबा है। क्लियर, अभिलेख या शिलालेख जो भी आप बोल रहे हैं। और इसी पे आपका किसका वर्णन है? कलिंग का युद्ध। भाई हम तो नहीं थे उस टाइम पे कि कलिंग का युद्ध हुआ था जब, लेकिन पता कहां से चलता है? ये जो इनका 13वां शिलालेख है ना, इसी से पता चलता है कि कलिंग का युद्ध हुआ था और ऐसे ऐसे इसका हृदय परिवर्तन हो गया था अशोक का, फिर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्लियर। चलो, और कौशाम्बी अभिलेख को जो है क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख जो इनका मिला है उसको किस नाम से जानते हैं? रानी के अभिलेख के नाम से इसको हम जानते हैं। और ये जो है सबसे छोटा अभिलेख भी है। अच्छा, ये जो अभिलेख इसके जो मिले हैं, इनकी लिपि क्या थी? ज्यादातर जो है प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बाकी अगर पेपर में प्राकृतिक ना मिले तो ब्राह्मी 100% मिलेगा, ब्राह्मी में ही लिखे गए। अगर दोनों आ जाएं तब भी आपको ब्राह्मी लिपि को ही जो है वहां पे चूज करना है। क्लियर। चलो, इसके जो अभिलेख है, अब देखो उस टाइम पे लिख दिए, ठीक है, लेकिन अब वर्तमान काल में, ठीक है, आधुनिक काल में अब जब हम जी रहे हैं तो ये तो ये समझिए से भी पहले की बातें हैं। तो इनकी जो खोज अब किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी। ठीक है, और अगर ये इसकी खोज नहीं करते, ठीक है, और उस भाषा को नहीं पढ़ते जो लिखी हुई थी, तो इनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को क्या किया था? पढ़ा था। देखो इससे पहले कुछ लोगों ने ट्राई किया था लेकिन वो नहीं डिकोड नहीं कर पाए। जो लिखा हुआ था ना वहां पे, जो लिपि लिखी हुई थी, भाई देखो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, मतलब पत्थरों पे लिखवा दिया, कहीं पे कुछ लिखवा दिया, कहीं पे कुछ लिखवा दिया, ऐसे लिखवाते थे। ठीक है, अब भैया इन्होंने इसको डिकोड कर लिया लिखी हुई बात को, तो हमें समझ में आ गया कि उस टाइम पे कोई चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, उन साम्राज्य था, ठीक है, ऐसे ऐसे था, अशोक भी थे, कलिंग का युद्ध भी हुआ था, ये सारी चीजें हमें पता चल गई। अगर ये इसको नहीं कर पाते तो हमें पता भी नहीं चलता कुछ। ठीक है, तो भैया इनका जो 13वां शिलालेख है, ये वाला जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये मैंने आपको बता दिया है, कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ था और इसी के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, भाब्रू शिलालेख जो है इसमें अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति विश्वास की क्या की जाती है? पुष्टि। भाई कुछ लोग अगर ये बोले ना कि भाई नहीं ये बौद्ध धर्म में नहीं आए थे, तो इनका एक शिलालेख है भाब्रू शिलालेख। ठीक है, इसमें पुष्टि की जाती है कि इसने बौद्ध धर्म को क्या किया था? अपनाया था एक तरह से। क्लियर। चलो, अब इसकी पुस्तकें पूछी जाती हैं। मौर्य साम्राज्य से 3 पुस्तकें ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगी। एक अर्थशास्त्र है जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। चाणक्य यानी कि चाणक्य के 2 नाम और हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये चाणक्य के ही नाम है दोनों। ठीक है, तो इसके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें क्या बताया जाता है? जिसमें बताया जाता है राजनीति और प्रशासन को कैसे चलाया गया उसके मौर्य साम्राज्य के टाइम में। ठीक है, तो एक तरह से राजनीतिक पुस्तक के नाम से भी इसको जानते हैं। उसके बाद आपकी आती है इंडिका। इंडिका को लिखा था किसने? मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने लिखा था। और ये मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अभी हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, इसने मौर्यकालीन जो समाज है उसको कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में इसने उसको डिवाइड किया था अपनी इस पुस्तक इंडिका में। क्लियर। उसके बाद आती है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस भी मौर्य काल की समय की पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। किसने? विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त द्वारा रचित नाटक जो मौर्य काल के बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इनके राजा बनने की कहानी बताता है कि भाई चंद्रगुप्त कैसे कैसे राजा बना है। ये हमें कहां से पता चलता है? मुद्रा राक्षस से पता चलता है। जो अभी आपको मैंने कहानी बनाई है ना कि जो चाणक्य है वो इनको चूज करके ले जाते हैं और उनके ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे ऐसे करके, वो सारी बातें किसमें लिखी हुई हैं? मुद्रा राक्षस में लिखी हुई है। क्लियर। तो कल को पेपर में आ जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने की कहानी किसमें लिखी हुई है, और 3 पुस्तक दे दे या चौथा भी दे दे कुछ, तो आपको मुद्रा राक्षस को ही चूज करना है। किसको चूज करना है? मुद्रा राक्षस को चूज करना है। क्लियर। चलो, प्रशासन को लेकर भी जो है इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, बच्चे इसको छोड़ के भाग जाते हैं। अगर आप इसको छोड़ के भाग गए तो 99% की है कि भैया आपसे जो पेपर में सवाल है वो यहीं से टकरा जाएगा और आप फिर उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है,
इनका जो केंद्रीय प्रशासन है, ठीक है, जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें राजा जो है क्या होता था, सर्वोच्च होता था। जैसे आजकल वैसे तो प्राइम मिनिस्टर जो है माने जाते हैं, बाकी संविधान के हिसाब से सबसे पहला व्यक्ति राष्ट्रपति है, ठीक है। ऐसे इनके टाइम में कौन था, राजा क्या था, सर्वोच्च था। और मंत्रियों की जो परिषद थी उसको क्या कहते थे, मंत्री परिषद कहते थे। क्या कहते थे, मंत्री परिषद। इनके जो प्रमुख अधिकारी हैं वो कौन कौन से होते थे, एक है आपका समाहर्ता। समाहर्ता था उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। समाहर्ता को क्या बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर था उनका मौर्य साम्राज्य में, क्लियर। और एक था सन्नी टाटा, भाई सन्नी टाटा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये कौन था, ये था भैया कोषाध्यक्ष। उस टाइम पे इनका कौन था, कोषाध्यक्ष था। एक तरह से जैसे आज आरबीआई का गवर्नर है ना, आरबीआई का गवर्नर है, ठीक है, जो खजाने की रक्षा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोषाध्यक्ष। मतलब जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं, कैसे कैसे चीजें चलेंगी, वो सारी चीजें आपके कौन करते थे, ये आपके जो संधिदाता है ये आपके करते थे, क्लियर। चलो, उनके टाइम में एक गुप्तचर विभाग भी होता था। राजा अपने गुप्तचर रखते थे, आपने सुना है। उसमें गुप्तचर क्या क्या काम करते हैं, मतलब दूसरे लोगों की पैरवी करते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये गुप्तचर होते हैं, ठीक है। और गुप्तचरों को इनके टाइम में क्या बोला जाता था, गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, गूढ़ पुरुष, ठीक है। इनकी जो संस्था है, ठीक है, संस्था एक जगह रुकने वाले और घूमने वाले, ठीक है, जो है उसमें ये दो भाग थे। देखो, गुप्तचर जो थे दो तरह के थे, कौन कौन से थे, एक तो वो थे जो एक ही जगह रुकते थे और वहीं पे गुप्तचरी करते थे। कुछ ऐसे थे जो घूम घूम के गुप्तचरी करते थे, एक तरह से, क्लियर। चलो, इनके टाइम में जो मुद्रा है, मौर्य काल की राजकीय मुद्रा कौन सी थी, पर्ण थी। कौन सी, पर्ण, ठीक है। और ये क्या था, एक तरह से चांदी का सिक्का था। मुद्रा का नाम है पर्ण, लेकिन था क्या, ये था चांदी का सिक्का, क्लियर। तो ये याद रखना है, पेपर में पता नहीं कितनी बार, कोई 4 से 5 बार तो मैंने ये समाहर्ता वाला जो है पूछ लिया कि मौर्य काल में समाहर्ता कौन था, ठीक है। तो पेपर में डायरेक्ट आता है, याद रखना कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर था। कला और वास्तुकला से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो सांची का स्तूप है वो अशोक के टाइम में बना हुआ है, मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया है, अशोक ने करवाया है। सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, ठीक है, ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो भैया सारनाथ से लिया गया है। इसको भी किसने बनाया है, अशोक ने बनाया है, ठीक है। बराबर की गुफाएं, ये मैंने 4-5 बार ये क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है। बराबर की जो गुफाएं हैं वो कहां पे स्थित हैं, पेपर में डायरेक्ट आता है, ये है भैया बिहार में स्थित। कहां पे स्थित है, बिहार में। जिन्हें अशोक और उनके पोते जो थे दशरथ, ठीक है, ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को क्या दिया था, दान दिया था, क्लियर। चलो, तो बराबर की गुफाएं कौन से समय से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है। कहां पे है, ये बिहार में है, ठीक है। सारनाथ जो है अशोक सिंह स्तंभ, ये भी किसने बनाया है, ये आपका अशोक साम्राज्य के टाइम का है, अशोक के टाइम का। सांची का स्तूप भी इन्हीं के टाइम का है, क्लियर। चलो आगे आ जाओ। मौर्य काल के कुछ और अधिकारी हैं, इनको भी देख लो, कौन कौन से अधिकारी हैं। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन में जो है आपको देखने को मिलेंगे। एक है आपका पणिया अध्यक्ष, एक है आपका सीता अध्यक्ष, एक है आपका अक्राध्यक्ष, और एक है आपका पोतवा अध्यक्ष, और एक है आपका लक्षणा अध्यक्ष, ठीक है। पेपर में आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये कौन कौन से हैं देख लो। जो आपका पणिया अध्यक्ष है ये कौन था, वाणिज्य और व्यापार का एक तरह से अधिकारी था, ट्रेड और कॉमर्स का क्या था, अधिकारी था उस टाइम पे, ठीक है। सीता अध्यक्ष क्या था, राज्य के जो कृषि भूमि थी, ठीक है, तो उसका जो प्रधान होता था उसी को बोलते थे सीता अध्यक्ष। अक्रय अध्यक्ष कौन था, जो खान होती थी उस टाइम पे, माइंस, उनको जो नियंत्रण करने वाला था वो यही अधिकारी था, क्लियर। पोतवा अध्यक्ष कौन था, माप और तोल, वेट और जो मेजरमेंट का जो प्रभारी था, अधिकारी था, वो था आपका पोतवा अध्यक्ष, क्लियर। लक्षणा अध्यक्ष कौन था, टकसाल यानी कि मिंट का जो प्रमुख होता था, यानी कि सिक्के डालने का जो एक तरह से अधिकारी होता था, वो कौन था, ये था आपका लक्षणा अध्यक्ष। आप जानते हैं कि उस टाइम पे सिक्के चल गए थे, ठीक है, चांदी के सिक्के, पर्ण नाम से उनको जानते थे। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, ये रहा पर्ण, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्लियर हुआ आपको। मौर्य साम्राज्य के जो और प्रमुख अधिकारी थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनकी कुछ चीजें और सीख लो। अशोक के समय साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था, 5 भागों में विभाजित था, ठीक है, जिनसे रिलेटेड आपकी जो राजधानी है वो पूछी जाती है पेपर में बार बार, ठीक है। तो ये कौन कौन सी है देख लो। जो आपका उत्तरापथ है वो किससे संबंधित है, पेपर में डायरेक्ट आता है, उत्तरापथ किससे संबंधित है, उत्तरी भाग से। और पेपर में ऐसा भी आता है, अशोक के टाइम में या मौर्य साम्राज्य में जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में कौन सा जो एक तरह से जगह है वो थी उस टाइम पे, तो पेपर में आ जाएगा ऐसे, तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णसिरी, ऐसे आते हैं पेपर में डायरेक्ट।
उत्तरी भाग कौन सा था, दक्षिणी भाग कौन सा था, पूर्वी भाग कौन सा था, ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से याद रखने हैं। तो उत्तरापद जो है वो कौन सा था, तक्षशिला था। ठीक है, यानी कि उत्तरी भाग तक्षशिला था, पश्चिमी भाग कौन था, उज्जैन था, दक्षिणी भाग था स्वर्णगिरी, और आपका पूर्वी भाग कौन था, तोसली था। ठीक है, और मध्य भाग कौन सा था, पाटलिपुत्र के नाम से मध्य भाग को जानते हैं। ठीक है, देखो उत्तरा, अवंती, दक्षिणा, कलिंग और प्राची या प्राची, ये आपको नाम इनके याद कर लेने हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद देखो इनकी जो टैक्स प्रणाली है, टैक्स प्रणाली जो कौटिल्य की जो पुस्तक की, ठीक है, अर्थशास्त्र, उसमें जो है डिफाइन है। तो टैक्स आपके 3 से 4 तरह की जो प्रणाली है वो देखने को मिलेगी। एक तो प्रणाली आपको मिलेगी जो कृषि से रिलेटेड है, कृषि और भूमि से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। कौन कौन सी थी, एक थी आपकी भाग, एक थी आपकी सीता, और एक थी आपकी पिंडकर। जो भाग है ये किस तरह का टैक्स था, यह मुख्य भूमि का जो टैक्स था, एक तरह से लैंड टैक्स इसको आप बोल सकते हैं, जो किसानों को अपनी कुल उपज का 1/6 भाग राजा को देना पड़ता था। ठीक है, 1/6, 6 में से 1 भाग किसको देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। तो इनके अगर ये डायरेक्ट ऐसा नहीं आए तो डायरेक्ट ऐसा भी आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य में, मौर्य काल में, ठीक है, कृषि का कितना भाग जो है राजा को देना पड़ता था, तो 1/6 देना पड़ता था। ये आपको याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट आते हैं। सीता जो टैक्स था वो कौन सा था, सरकारी या राज्य की भूमि जो थी, ठीक है, उससे होने वाली जो आपकी पूरी आय थी उसको क्या बोलते थे, सीता बोलते थे, यानी कि सीता टैक्स के नाम से उसको जानते थे। क्लियर। पिंडकर जो था ये कौन सा था, ये पूरे गांव या गांव के समूह पर एक साथ लगाया जाने वाला सामूहिक टैक्स था, एग्रीगेट विलेज टैक्स, एक तरह से वो वाला टैक्स था। ठीक है, ये तो हो गया आपका कृषि वाला। इसके बाद आपके व्यापार, नगद और आपातकालीन भी कुछ टैक्स थे जो आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से भाई, एक है आपका हिरण्य, यह वह कर था जो केवल नगद यानी कि आप ये लगा लो कैश के रूप में जो है दिया जाता था। ठीक है, अच्छा पहले क्या करते थे, जैसे किसी के पास पैसे नहीं है तो भी चीजों को, जैसे आप मुझे गेहूं दे दो मैं आपको कोई और चीज दे दूंगा, ऐसे करते थे ना, एक चीज के बदले दूसरी चीज दे देते थे। तो अगर इनके पास पैसे नहीं है तो ये क्या करते थे, कोई दूसरी चीज अपने घर से लेके आते थे और राजा को दे देते थे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, इसको आप टैक्स के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हिरण्य था ये एकमात्र ऐसा टैक्स था, पेपर में बहुत आता है, एसएससी वाले पेपर में, एसएससी वाले पेपर में 99% चांस होते हैं इस टैक्स को आने के। ये जो हिरण्य टैक्स है ये क्या था, इकलौता ऐसा कर था जो आपको कैश में देना पड़ता था, एक तरह से नगद देना पड़ता था। क्लियर। चलो एक था प्रण्य, ये क्या था, ये एक आपातकालीन टैक्स था, इमरजेंसी टैक्स था उस टाइम पे। ठीक है, जब राज्य पर कोई भी संकट आता था तब जनता से स्वेच्छिक या अनिवार्य रूप से जो कर है लिया जाता था। क्लियर। एक है आपका शुल्क, व्यापारियों पर लगने वाला सीमा शुल्क होता था एक तरह से, यानी कि आपकी कस्टम ड्यूटी जैसा आजकल लगती है ना टोल टैक्स के रूप में, एक तरह से वही था आपका शुल्क। ठीक है, एक था आपका वर्तनी का, ये क्या था, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला रोड टैक्स था। मतलब ये लोग क्या करते थे कि भाई तुम्हें व्यापार में जो आप आते जाते हो ना, रास्तों का इस्तेमाल करते हो, तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, रास्ते में जो भी दुविधाएं आएंगी, कुछ भी लुटेरे पुटेरे मिल जाए, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो सैनिक है वो आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, इस तरह के जो है एक तरह से सुरक्षा के लिए ये वाला जो वर्तनी का टैक्स है आपका लिया जाता था। इसके बाद कुछ और टैक्स हैं, जैसे बलि, ये एक प्रकार का धार्मिक टैक्स था। बलि देखो धर्म के टाइम पे दी जाती है ना, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। सेना भक्त, जब राज्य की सेना किसी गांव के पास से गुजरती थी तो उस गांव के लोगों को सेना के राशन पानी का जो खर्चा है भैया वो उठाना पड़ता था, है ना। अब ये जो है कौन सा टैक्स है, सेना भक्त, सेना की भक्ति कर रहे हैं एक तरह से आप। क्लियर। यात्रा वेतन, ये कौन सा है, तीर्थ यात्रियों पर लगाया जाने वाला एक तरह का कर था उस टाइम का, तीर्थ यात्रियों पे जो कर लगाया जाता था वो वाला कर था आपका ये। क्लियर। चलो तो यहां पे हमने मौर्य साम्राज्य को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, जीरो से और हीरो लेवल तक। ठीक है, इससे बाहर जो है पेपर में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई जाएं। ठीक है, चलिए तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए डिटेल में तो वो भी आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर। चलिए भाई मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।